इवनिंग माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12 की फिजिक्स में चल रही बहुत ही प्यारी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट के नए वीडियो लेक्चर में। जी हां, अगर आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो लेक्चर की गिनती क्या है तो मैं बताना चाहूंगा कि यह है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 और वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे पहले वाले के 5 वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं, मेरी उन सभी को सजेशन है कि एक बार उन्हें जरूर देखें। आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैं EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काफी सारी चीजें समझा चुका हूं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक को खत्म कराने के लिए मैं टोटल आपको 3 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। चौथा वीडियो लेक्चर ऑल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट था और 5वां वीडियो लेक्चर ऑल्टरनेटिंग करंट का एक और टॉपिक था जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था इंट्रोडक्शन टू रेजिस्टिव सर्किट, इंट्रोडक्शन टू इंडक्टिव सर्किट। और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो बातें करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटिव सर्किट। यानी एक बात तो पक्की है, अगर कोई स्टूडेंट आज का वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहा है और उसने इससे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट का कोई वीडियो लेक्चर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं देखा तो आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ाई जाने वाली बातें अच्छे से समझ नहीं आएंगी। एक बच्चा कहता है क्यों सर, टॉपिक तो टॉपिक है, समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आप कहानी को इंटरवल के बाद शुरू करोगे तो आपको पिक्चर पूरी समझ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको कोई भी चीज समझनी है तो पूरे सीक्वेंस में स्टार्टिंग से समझेंगे तो फायदे में रहेंगे। इसलिए अगर किसी भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके जरूर देख ले, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर एक कंटिन्यूटी का वीडियो लेक्चर है। इससे पहले मैं लगातार अपने स्टूडेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से और इससे पहले वाले वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं कि ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में 3 तरह के सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। यहां तक कि मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि रेजिस्टर के केस में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट आर इन द सेम फेज। मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज जीत जाती है और करंट हार जाता है, और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि कैपेसिटर के केस में करंट जीत जाता है और वोल्टेज हार जाती है। ये सारी बातें बताने के बाद मैंने इन बातों को एक एक करके प्रूव भी किया था। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है वो पूरी तरह से रेजिस्टिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट पे बेस्ड था, जिसमें मैंने ये साबित किया कि कैसे रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं। इंडक्टिव सर्किट में मैंने साबित किया कि कैसे वोल्टेज करंट से आगे निकल जाती है। इंडक्टिव सर्किट में आज साबित करूंगा कि कैसे कैपेसिटिव सर्किट में, यानी वो सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, उसमें कैसे करंट जीत जाएगा और वोल्टेज हार जाएगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले, कोई बहुत लंबा कोई बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर नहीं होने वाला, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर होगा, क्योंकि मैं उसमें बात करूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यानी RLC सर्किट। RLC सर्किट क्या होता है, फिजिक्स में RLC सर्किट को कैसे स्टडी किया जाता है और उससे ताल्लुकात हमें क्या क्या जानना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूं। ये पूरा का पूरा लेक्चर अगर किसी चीज पे बेस्ड है सो दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन कैपेसिटिव सर्किट। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटिव सर्किट। अब होता क्या है कैपेसिटिव सर्किट? वेरी सिंपल, वो सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और इस ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स में लेट अस से कि मेरे पास एक कैपेसिटर लगा है जिसकी कैपेसिटेंस है C। तो मैंने यहां पे लिखा लेट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, लेट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, लेट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई, let an alternating voltage applied to capacitive circuit, applied to capacitive circuit, capacitive circuit B, E is equal to E naught sin omega t, let this be the alternating voltage। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। due to this, I repeat my sentence, due to this alternating voltage, due to this alternating voltage, जो करंट
कैपेसिटर की प्लेट्स, जो करंट कैपेसिटर की प्लेट से फ्लो करेगा, जो करंट कैपेसिटर की प्लेट से फ्लो करेगा, जो करंट कैपेसिटर की प्लेट से फ्लो करेगा, वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा, वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा, वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा एंड will raise its potential, and will raise its potential, यानी उसका पोटेंशियल रेज हो जाएगा, उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मैं यहां पे लिख सकता हूं therefore let V be the potential, let V be the potential जो कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस, let V be the potential जो कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस, कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस डेवलप होगा। let V be the potential जो कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस डेवलप होगा एंड दिस पोटेंशियल, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, this potential must be equal, this potential must be equal to applied alternating EMF, this potential must be equal to applied alternating EMF, alternating EMF। तो हम जानते हैं सिंस हमें पता है कि Q is equal to CV होता है और हम कह सकते हैं कि V is equal to Q by C होगा। This must be equal to E where E is equal to E naught sin omega t। तो मैं कह सकता हूं, एक बच्चा बोला क्या कह सकते हैं, therefore हम सीधा सीधा लिख सकते हैं that Q by C is equal to E naught sin omega t, और हम कह सकते हैं that Q is equal to E naught C sin omega t। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आपको दिखना चाहिए यही वो तरीका है, यही वो बातें हैं, यही वो मेथड है, यही वो टेक्निक है जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव, इंडक्टिव सर्किट और रेजिस्टिव सर्किट में अप्लाई करी थी। आज का वीडियो लेक्चर कैपेसिटिव सर्किट पर चल रहा है। कैपेसिटिव सर्किट के इस वीडियो लेक्चर के बाद मैं कह सकता हूं कि मैंने आपको रेजिस्टिव सर्किट करा दिया, मैंने आपको इंडक्टिव सर्किट करा दिया, मैंने आपको कैपेसिटिव सर्किट करा दिया। अब क्योंकि, अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि समय के साथ, आई रिपीट माय सेंटेंस, क्योंकि समय के साथ चार्ज का बदलाव होगा, क्योंकि समय के साथ चार्ज का बदलाव होगा। भाई जब वोल्टेज अल्टरनेटिंग है तो ऑब्वियसली बात है करंट भी अल्टरनेटिंग होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि I is equal to बदलाव ऑफ चार्ज समय के साथ। So therefore I is equal to differentiation। क्यों तेरी वैल्यू क्या, क्यों कहता है मेरी वैल्यू E naught C sin ओमेगा t किसके साथ, समय के साथ। तो मैं लिख सकता हूं I is equal to E naught कांस्टेंट है, बाहर आ गया, C कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और sin ओमेगा t का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। तो मुझे प्राप्त होता है I is equal to E naught C ओमेगा और ब्रैकेट में आ गया cos ओमेगा t। जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या मैं इसे लिख सकता हूं I is equal to E naught divided by 1 upon ओमेगा C। ये जो C ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस C ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 1 upon ओमेगा C और साथ में मैं लिख सकता हूं cos ओमेगा t। अब मेरी बात बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, हम सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR होता है। तो अगर ओम्स लॉ के अनुसार V is equal to IR होता है तो यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटेंस की रुकावट है, कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस है। तो V की जगह आएगा E naught, I की जगह आएगा I naught, इसकी जगह आएगा XC। तो क्या मैं लिख सकता हूं, बहुत सिंपल शब्दों में that E naught divided by XC is equal to I naught। अब E naught divided by XC में इस वाले हिस्से को XC कहते हैं और ये बात मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बच्चा कहता है हाँ मुझे याद आ रहा है, यहां तो आप केवल इस्तेमाल कर रहे हो। जी हाँ, यहां मैं केवल इस्तेमाल कर रहा हूं। सो देयरफॉर I is equal to I naught cos ओमेगा t को लिख सकता हूं sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री आगे। यानी आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जब वोल्टेज का फेज साइन ओमेगा t था तो करंट का फेज साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 आया, which means that current is ahead of the voltage in case of a capacitive circuit। या साफ साफ पता चल रहा है मेरे बच्चों को कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से पूरे 90 डिग्री आगे निकल गया। जी हाँ,
ये बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी डेरिवेशन है जो मैं आपको कराना चाहता था। एक बहुत प्यारा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था और आपको बखूबी समझ आ गया होगा कि कैसे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आपको ये चीज समझ आ गई है कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से आगे निकल जाता है, रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज आर इन द सेम फेज, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज इज अहेड ऑफ द करंट। ये सारी बातें आप अब तक जान चुके हो, अब तक समझ चुके हो। इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, बिल्कुल सही, 2 मिनट के लिए अगर मैं इसे हटा दूं या इस डायग्राम को मिटा दूं और फेजर डायग्राम पे फोकस करूं तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से निकल कर आता है। लेट अस से कि 0 से स्टार्ट होने वाला जो ग्राफ है ये वोल्टेज का ग्राफ है। अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट का ग्राफ 1 से शुरू होगा मेरे प्यारे 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 क्लास 12 के बच्चों। सो अगर ये मेरी वोल्टेज है तो ये मेरा करंट होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। फेजर डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। इस तरह से ग्राफ बनाकर एक पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर करंट आगे है या पीछे है, वोल्टेज आगे है या पीछे है, ये बात आपको बखूबी पता होनी चाहिए। यानी अब सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट, तीनों सर्किट में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच में क्या रिश्ता है और क्या फ्लक्चुएशंस है, वो सारी बात आपको समझ आ गई है। एक बच्चा कहता है सर बात तो सही है, आपके इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैंने रेजिस्टिव सर्किट का वीडियो लेक्चर भी देखा था और इंडक्टिव सर्किट का वीडियो लेक्चर भी देखा था, इसलिए मेरे लिए इस बात को समझना और भी आसान हो गया क्योंकि मैं रेजिस्टिव सर्किट के कॉन्सेप्ट, इंडक्टिव सर्किट के कॉन्सेप्ट और कैपेसिटिव सर्किट के कॉन्सेप्ट को एक साथ अपने दिमाग में बिठाना चाहता हूं, आपको बिठाना होगा। तो क्यों ना मैं तीनों की समरी एक बार इस वीडियो लेक्चर में बता दूं, क्योंकि विद दिस वी एक्चुअली फिनिश द टॉपिक ऑफ रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट इंडिविजुअली। एक बच्चा बोला आप इंडिविजुअली क्यों बोल रहे हो, क्या इनको कंबाइन करके भी स्टडी कर सकते हैं? जी हां, किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगे तो उसे रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं, किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगे तो उसे इंडक्टिव सर्किट कहते हैं और किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगे तो उसे कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। लेकिन अगर किसी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में ये तीनों लग जाए तो उसे RLC सर्किट कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको तीनों की समरी बताता हूं, तीनों के बारे में आपको बेसिक ज्ञान देता हूं, आपको इन तीनों का अब बेसिक समराइज वर्जन समझ आ जाएगा एंड आफ्टर दैट हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिविजुअली हर एक टाइप का सर्किट खत्म हो जाता है। तो चलिए इंडिविजुअली हमारी सारी बातें हो जाने के बाद इनकी आपको मैं सीधा समरी बताता हूं। मुझे हेडिंग भी बदल देनी चाहिए और हेडिंग लिख देनी चाहिए यहां पे समरी ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ सर्किट्स, समरी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ AC सर्किट। यानी AC सर्किट की समरी की अगर हम बात करें, जो हमारे पास 3 प्रकार के सर्किट है, सबसे पहला सर्किट, हमारा दूसरा सर्किट और हमारा तीसरा सर्किट। हमारा सबसे पहला सर्किट है रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा होता है, यानी जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा होगा। हमारा दूसरा प्रकार का सर्किट है जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव सर्किट, जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा होगा। और हमारा तीसरा प्रकार का सर्किट है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव सर्किट, और कैपेसिटिव सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा होगा। ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बात मैं पहले भी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बता चुका हूं, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से थोड़ा और बेटर तरीके से आपको रिवाइज करा रहा हूं। रेजिस्टिव सर्किट में अप्लाई की जाने वाली वोल्टेज E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t और प्राप्त होने वाला करंट I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। यानी सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहां पे वोल्टेज एंड करंट both are in same phase, voltage and current both are in same phase। and जो यहाँ पे ओम्स लॉ काम करता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो ओम्स लॉ हमने बचपन में भी पढ़ा है, that is V is equal to IR। आओ बात करते हैं
हम इंडक्टिव सर्किट की। इंडक्टिव सर्किट में हमारी जो वोल्टेज होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होती है, यानी कि बेचारा करंट जो होता है वो वोल्टेज से पीछे रह जाता है और वो होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट, वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय अ फेस एंगल, voltage is ahead of current by a phase angle of pi by 2, by a phase angle of pi by 2, by a phase angle of pi by 2। और यहां पे जो ओम्स लॉ लगता है उस ओम्स लॉ के अनुसार E नॉट इज इक्वल टू I नॉट मल्टीप्लाइड बाय XL। एंड आपको बताना चाहूंगा XL को हम कहते हैं इंडक्टर की रुकावट, और इंडक्टर की रुकावट को कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इस XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, या फिर मैं कह सकता हूं XL इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी L, which simply means that XL is directly proportional to frequency। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और आज मैंने आपको पढ़ाया कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में अगर वोल्टेज है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कहता है कि वोल्टेज मैं तुझसे 90 डिग्री आगे निकल जाऊंगा। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। और यहां पे हम बोल सकते हैं कि करंट इज ahead of voltage, current is ahead of voltage by a phase angle of pi by 2, current is ahead of voltage by a phase angle of pi by 2। और यहां पे जो ओम्स लॉ लगेगा, यानी जो न्यूमेरिकल में काम आने वाला फॉर्मूला है, दैट इज गोइंग टू बी E नॉट इज इक्वल टू I नॉट मल्टीप्लाइड बाय XC, वेयर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ये कैपेसिटर की रुकावट है, और कैपेसिटर की रुकावट को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूं, कैपेसिटेंस को और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को सेम मत समझ लेना, इंडक्टेंस को और इंडक्टिव रिएक्टेंस को सेम मत समझ लेना। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। प्लीज एक बार पूरे बोर्ड पे नजर डालिए, पूरे बोर्ड पे दीजिए अपना पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई भी बच्चा जरा भी परेशान। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको समझ आनी चाहिए। इसलिए ये चीज मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं और दोबारा बता रहा हूं, रेजिस्टिव सर्किट में रुकावट को कहा जाता है रेजिस्टेंस, और इंडक्टिव सर्किट में रुकावट को कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन मत कीजिएगा। और कैपेसिटर में उसकी रुकावट को कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई होप मेरे सभी क्लास 12 के बच्चे को इतना बात, इतना ज्ञान, इतनी बातें समझ आएंगी। एंड दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज जिन पे न्यूमेरिकल आएगा। ये वो फॉर्मूलाज है जिन पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और वो न्यूमेरिकल अब आपके लिए करना हो जाएगा बिल्कुल आसान। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि बिफोर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू आल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ RLC सर्किट, क्योंकि इंडिविजुअल सर्किट पे शायद उतने न्यूमेरिकल ना आए जितने RLC सर्किट पे आएंगे। तो करना क्या है, अब आपको सिर्फ दिल थाम के बैठना है। तो आपने अगर इस पूरे बोर्ड पे मेरे द्वारा बताई हुई बातों पे अपना लगा लिया है पूरा ध्यान, तो है मेरी गारंटी आप नहीं होंगे अब जरा भी परेशान, क्योंकि अब आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है जिसे हम कहते हैं RLC सर्किट। सो व्हाट इज RLC सर्किट, क्या होता है? उसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को एक साथ लगा दिया जाता है। यानी अभी तो इंडिविजुअली अपनी रुकावट दे रहे हैं, तब क्या होगा जब इन्हें एक साथ कंबाइन कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा और इंतजार, बेसब्री से करिए इंतजार। मैं जल्द लौट के आऊंगा और शुरू करूंगा एक नया टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू RLC सर्किट, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, इस वीडियो को देखने में आपने जो अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपको एक सिंपल सी है मेरी गुजारिश, चाहे आ जाए तूफान या आ जाए बारिश, बस एक ही करना आप ये काम, चाहे सुबह चाहे शाम, कि जो मैंने यहाँ पढ़ाया उसे रिवाइज जरूर करना और किताब खोल के वेरीफाई जरूर करना। वंस अगेन आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए आपका मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है या इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो वो भी करना ना भूलें।